हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सिंपल टीचिंग लर्निंग। नई तालीम का आपका एग्ज़ाम है अभी, तो नई तालीम का हमने फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट जो है कवर कर लिया है। अभी हम कर रहे हैं इसका यूनिट 3। अभी हम इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो पहला टॉपिक जो यूनिट 3 में है वो है कम्युनिटी एंगेजमेंट। कम्युनिटी एंगेजमेंट का टॉपिक जो है लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। कम्युनिटी एंगेजमेंट में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि कम्युनिटी होता क्या है। कम्युनिटी एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं किसी कॉमन पर्पस या किसी कॉमन गोल के लिए। और फिर इसको एक्सप्लेन करके बड़ा करके लिख देंगे। और फिर कम्युनिटी एंगेजमेंट का मीनिंग लिखेंगे क्या होता है जब पीपल अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करते हैं, एक कम्युनिटी के अंदर एक साथ काम करते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट। ठीक है। और कम्युनिटी एंगेजमेंट से होता क्या क्या है कि जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो एक दूसरे को समझ पाते हैं। ठीक है। उनकी आपस में जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होती है, जिससे कि सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है। क्योंकि अगर वो लोगों का आपस में बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो उनके अंदर यूनिटी भी डेवलप होगी, जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इनको आप पूरा एक्सप्लेन करके लिख देंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। पहले आपको कम्युनिटी के बारे में लिखना है, फिर आपको कम्युनिटी एंगेजमेंट के बारे में लिखना है। फिर आप इसमें कम्युनिटी के टाइप भी लिख सकते हैं। एक टाइप होता है इसका सिविक, जो कि पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ होती हैं जहाँ पे पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन होता है। और एक इसका टाइप हो गया सोशल, जो कि नॉर्मल पीपल, कॉमन मैन अपनी एक कम्युनिटी बनाते हैं, दैट इज़ सोशल कम्युनिटी। और जो पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है दैट इज़ सिविक कम्युनिटी। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। मतलब जो क्वेश्चन या फिर जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी, फैमिली एंड कम्युनिटी। अगर ये शॉर्ट में आता है तो सब किसी का अलग अलग आ जाएगा कि स्कूल और सोसाइटी के बीच में रिलेशन बताओ, या स्कूल और फैमिली के बीच में, या फिर स्कूल और कम्युनिटी के बीच में। तो शॉर्ट में आता है तो शॉर्ट में सबका अलग अलग लिख देंगे। लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो फिर स्कूल एंड सोसाइटी का लिखेंगे, फिर स्कूल एंड फैमिली का लिखेंगे, और फिर स्कूल एंड कम्युनिटी का लिखेंगे। ठीक है। सबसे पहले है स्कूल एंड सोसाइटी। स्कूल एंड सोसाइटी में सबसे पहले हम लिखेंगे कि सोसाइटी में जो स्कूल्स होते हैं उनको चलाता कौन है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बारे में लिखेंगे कि जो स्कूल्स का स्ट्रक्चर होता है या स्कूल की जो फाइनेंशियल नीड्स होती हैं उन्हें कौन पूरा करता है। फिर हम लिखेंगे कि सोसाइटी में कौन कौन से टाइप के स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और नॉन गवर्नमेंट स्कूल हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स का तो सारा जो फाइनेंशियल नीड होती है वो गवर्नमेंट पूरी करती है। नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स में दो टाइप के स्कूल होते हैं, एक तो गवर्नमेंट एडेड और एक सेल्फ फाइनेंस। गवर्नमेंट एडेड में कुछ हेल्प जो है गवर्नमेंट करती है, सेल्फ फाइनेंस में पूरा स्कूल्स को ही अपना खुद देखना पड़ता है। ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है कि स्कूल्स आर मेड बाय सोसाइटी टू प्रिपेयर द नेक्स्ट जनरेशन फॉर फ्यूचर। सोसाइटी में जो स्कूल्स बनाए जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने के लिए बनाए जाते हैं। उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए स्कूल्स बनाए जाते हैं। और इन रिटर्न स्कूल क्या करता है, सोसाइटी को एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सोसाइटी की जो सोशल एविल्स हैं उनको एजुकेशन के थ्रू रिमूव करता है। इस ऐसे ही स्कूल एंड सोसाइटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, या कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सोसाइटी जब स्कूल बनाएगी तभी स्कूल एजुकेशन के थ्रू सोसाइटी की जो सोशल एविल्स हैं वो खत्म करेगा। ऐसे ही दोनों यहाँ पे रिलेटेड हो गए। इसको आप पूरा बना के लिखेंगे तो आपका स्कूल एंड सोसाइटी का एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पहले स्कूल्स के बारे में लिखेंगे कि कौन चलाता है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल के बारे में। गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं उनका फाइनेंशियल नीड पूरा गवर्नमेंट पूरा करती है, गवर्नमेंट एडेड में थोड़ा गवर्नमेंट हेल्प करती है, सेल्फ फाइनेंस में स्कूल्स को खुद देखना पड़ता है। ठीक है। और फिर स्कूल और सोसाइटी के बीच में रिलेशन बताएंगे कि सोसाइटी स्कूल्स क्यों बनाती है और इन रिटर्न स्कूल सोसाइटी को क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपरेशन बिटवीन स्कूल एंड फैमिली या फिर रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड फैमिली। अब कोई भी स्कूल जो है अपना काम तभी कर पाएगा जब उसको पेरेंट्स से सपोर्ट मिलेगा।
कोई भी एक्टिविटी या कोई भी उसको टास्क करना है वो तभी कर पाएगा जब उसको स्टूडेंट्स की फैमिली से पूरा सपोर्ट मिलेगा। और स्कूल फैमिली के सपोर्ट के लिए क्या क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेरेंट्स इन मैनेजमेंट कमेटी, जो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी होती है जो स्कूल्स के वेरियस फंक्शंस का ध्यान रखती है, उसके अंदर 1 या 2 मेंबर्स जो होने चाहिए वो पेरेंट्स होने चाहिए, ताकि उनका इन्वॉल्वमेंट जो है स्कूल में बना रहे। ठीक है। स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो टीचर्स होते हैं या जो स्कूल होते हैं उनको अपने बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहिए, ताकि पेरेंट्स और स्कूल के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे। गार्जियन कांटेक्ट, इसमें क्या है कि अगर कोई बच्चा कुछ गलत काम करता है या किसी सब्जेक्ट में किसी एक्टिविटी में वो वीक रह रहा है या उसको कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो स्कूल जो है वो उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट करे, जिनसे कि पेरेंट्स को पता चले कि उनके बच्चे में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे भी स्कूल और फैमिली का कोऑर्डिनेशन जो है वो बना रहता है। फिर पेरेंट्स पार्टिसिपेशन, मतलब अगर स्कूल में कोई फंक्शन होता है, कोई एक्टिविटी है, तो उसमें पेरेंट्स को इनवाइट किया जाए, ताकि पेरेंट्स को ये ना लगे कि वो स्कूल से अलग हो रखे हैं, एकदम कट हो रखे हैं। अगर स्कूल में कोई फंक्शन है, एनुअल डे है या स्पोर्ट्स डे है, तो उसमें पेरेंट्स को भी इनवाइट किया जाए, ताकि उनको भी लगे कि हाँ हम स्कूल में इन्वॉल्व हैं और दोनों का कोऑपरेशन जो है वो बना रहे। इरेडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, अब कुछ स्कूल्स जो होते हैं कभी डोनेशन के नाम पर, कभी एक्स्ट्रा फी, कभी कुछ करके किसी एक्टिविटी के लिए उनको चाहिए इतने पैसे ले आना, इतने पैसे ले आना, तो वो खत्म होना चाहिए इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, तभी जो है स्कूल और फैमिली के बीच में अच्छा कोऑपरेशन बनेगा। नेक्स्ट है ड्यूटीफुलनेस ऑफ स्कूल ऑफिशियल्स। अब स्कूल के जो ऑफिशियल्स हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं या बाकी और भी जो ऑफिशियल्स होते हैं स्कूल के, वो अपना काम अच्छे से करेंगे तो पेरेंट्स जो हैं, फैमिलीज जो हैं, वो भी खुश रहेंगी कि हाँ हमारे बच्चे सही स्कूल में जा रहे हैं, उनको सही एजुकेशन मिल रहा है, वहाँ के जो ऑफिशियल हैं अपना काम बड़े अच्छे से कर रहे हैं। तो ऐसे में स्कूल और फैमिली का कोऑर्डिनेशन जो है वो बना रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है कोऑपरेशन बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी। जैसे कि फैमिली के कोऑपरेशन के बिना स्कूल नहीं चल सकता, ऐसे ही कम्युनिटी की सपोर्ट के बिना स्कूल नहीं चल सकता। और स्कूल और कम्युनिटी के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए स्कूल क्या क्या कर सकता है, फुलफिलमेंट ऑफ लोकल नीड। अब जिस कम्युनिटी में, जिस एरिया में स्कूल है, स्कूल वहाँ की नीड्स को ध्यान रख के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। अब मान लीजिए कि जो स्कूल है वो किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे एक अच्छी इंडस्ट्री जो है सेटअप है, तो स्कूल जो है अपनी एजुकेशन के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करेगा कि बच्चे जो हैं वहाँ पर काम करने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि जब वो स्कूल से पढ़कर बाहर निकलें तो उनको कहीं और किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े, वो उस इंडस्ट्री में ही अपने आप को डेवलप कर सकें। कॉपरेशन ऑफ स्पेशलिस्ट इन स्कूल करिकुलर एक्टिविटीज़। अब कोई कम्युनिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन रहते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल के पास एक बड़ा कोई एनजीओ है, ठीक है, तो वहाँ के जो हेड होंगे या वहाँ के जो चेयरपर्सन होंगे वो स्पेशलिस्ट होंगे, तो वो स्कूल में आके डिफरेंट सेमिनार्स और डिस्कशंस कंडक्ट करा सकते हैं, जिससे कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा सोशल वर्क के लिए। ऐसे ही स्कूल को जो है स्पेशलिस्ट के साथ, जो कम्युनिटी में स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ जुड़े रहना चाहिए। स्कूल कोऑपरेशन इन कम्युनिटी फंक्शन। अब कम्युनिटी में कोई फंक्शन है, कोई गेम है, कोई स्पोर्ट्स का फंक्शन है, तो उसमें स्कूल को भी पार्ट लेना चाहिए। ऐसे में दोनों का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन जो है वो बना रहता है। सोशल सर्विस, अगर कम्युनिटी में किसी चीज़ की नीड है, मान लीजिए अगर क्लीनलीनेस ड्राइव चलानी है आपको, सोशल सर्विस हो गया ये। और अगर उस कम्युनिटी में जो काफ़ी लोग हैं, एडल्ट एजुकेशन की कमी है, तो फिर स्कूल जो है ऐसी सोशल सर्विस चला सकते हैं कि लिटरेट द एडल्ट्स, वहाँ पे स्कूल के बच्चे जो हैं एडल्ट्स को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सोशल सर्विस करके भी स्कूल और कम्युनिटी आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ड्यूटीफुलनेस ऑफ स्कूल ऑफिशियल्स, ये यहाँ पे भी ज़रूरी था, यहाँ पे भी ज़रूरी है। अगर स्कूल के ऑफिशियल्स जो हैं, टीचर्स सही से काम करेंगे तो कम्युनिटी और स्कूल में जो कोऑर्डिनेशन है वो अपने आप ही ठीक बना रहेगा। ठीक है। यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी।
अब जब इतने सारे एक्ट्स आ गए कि बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, तो उस सब चीज़ का ध्यान रखने के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में क्या था, 12 मेंबर्स थे, जिसमें कि 75% पेरेंट्स थे। उन पेरेंट्स में एवरेज बच्चों के पेरेंट्स भी थे, उन बच्चों के पेरेंट्स भी थे जो कि इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, और उन बच्चों के पेरेंट्स भी थे जिनको पहले एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराई जाती थी, हु वर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो सारे टाइप्स के पेरेंट्स यहाँ पे, सब टाइप की कम्युनिटी इन्वॉल्व हो गई। और 25% जो थे उसमें अदर मेंबर्स थे। वो अदर मेंबर्स कौन कौन से थे, उनमें से एक होता था एक इलेक्टेड, जिसको चीफ बनाया जाता था, जिसको हेड बनाया जाता था। ठीक है, एक होता था एक टीचर, किसी स्कूल का एक टीचर, मतलब उसी स्कूल का एक टीचर जिस स्कूल की कमेटी बन रही है, ताकि टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा जाए। एक होता था लोकल एजुकेशनिस्ट, जिसको एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में सब कुछ अच्छे से पता होता है, और इसको कौन चुनता था, इसको पेरेंट्स चुनते थे। ठीक है, और एक होता है मजदूर, क्योंकि हमको बच्चों को वर्क एजुकेशन पढ़ानी है, उनको लेबर का इम्पोर्टेंस समझानी है, इसलिए एक वर्कर भी होना चाहिए ताकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में डिफरेंट डिसीजंस में रखा जाए। तो 12 मेंबर्स की हो गई ये कमेटी। ठीक है, अब इस कमेटी का टास्क क्या था, ये कमेटी बनाई किस लिए गई थी, उनका ऑब्जेक्टिव क्या क्या था। सबसे पहला था सुपरवाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल। स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, और जो भी काम कैसे कैसे हो रहा है, उन सब का ध्यान रखने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। प्लान वेज टू डेवलप स्कूल। अब स्कूल को कैसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, स्कूल के करिकुलम को कैसे डेवलप कर सकते हैं, स्कूल की बिल्डिंग को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इन सब का ध्यान रखने के लिए ये कमेटी बनी है। टू मॉनिटर द ग्रांट्स रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट से कई ग्रांट्स आते हैं, स्कॉलरशिप्स आती हैं, या फिर स्कूल के फर्नीचर के लिए फंडिंग आता है, तो ये ध्यान रखा जाए कि जो वहाँ से ग्रांट्स आ रहे हैं, जो फंड्स आ रहे हैं, वो उसी काम के लिए यूज़ हों जिस काम के लिए वो आ रहे हैं। ठीक है, कोई उन पैसों का मिसयूज़ ना करे। नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ टाइमिंग्स, अटेंडेंस, करिकुलम, पीटीएम। अब ये ध्यान रखा जाए कि स्कूल के टाइमिंग ठीक है, ज़्यादा टाइम ना हो या कम टाइम ना हो, स्कूल ड्यूरेशन ठीक है, वहाँ पे अटेंडेंस रेगुलर हो बच्चों की, करिकुलम वहाँ पे सही से हो, और पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, और पीटीएम वहाँ पे रेगुलर इंटरवल्स पर होती रहे। ठीक है, एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। अब ये ध्यान, उस कमेटी को ये ध्यान रखना था कि जो नेबरहुड में या हमारे आसपास के स्कूल के आसपास के बच्चे हैं, वो सभी स्कूल में जा रहे हैं, उनका वहाँ पे एनरोलमेंट हो रहा है। ठीक है, टू इंश्योर दैट नो हार्श पनिशमेंट इज गिवन टू स्टूडेंट्स। इस कमेटी को ये भी ध्यान रखना था कि कोई भी फिजिकल या कोई भी हार्श पनिशमेंट बच्चों को ना दी जाए। ठीक है, टू एनरोल एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू हैंडीकैप चिल्ड्रन। अब कोई हैंडीकैप चिल्ड्रन अगर स्कूल में अपना नाम एनरोल कराता है, तो उसको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएँ जो उसे चाहिए, और उसको किसी भी काम में मना ना किया जाए कि हम इसका एडमिशन नहीं कर रहे हैं, या फिर हम इसको इस एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेने दे रहे हैं। मतलब ये ध्यान रखा जाए कि उन बच्चों को भी सारी फैसिलिटीज़ जो बाकी बच्चों को दी जा रही हैं, उनको भी सारी प्रोवाइड कराई जाएँ। फिर सुपरविजन ऑफ मिड डे मील। अब मिड डे मील का प्रोग्राम चला था, तो ये ध्यान रखा जाए कि मिड डे मील स्कूल में सही से हो रहा है, बच्चों को सही खाना प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, जितना उनको न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए मिड डे मील के अकॉर्डिंग वो उनको प्रोवाइड हो रहा है। टू कैरी आउट कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वर्क। अब स्कूल में अगर कोई कंस्ट्रक्शन कराना है, कोई नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है, या कोई लाइब्रेरी या कोई लैबोरेटरी कंस्ट्रक्ट करवानी है, या कोई मेंटेनेंस वर्क है, वहाँ पे पेंटिंग होना है, या फिर दरवाजे ख़राब हो गए हैं, या विंडो ख़राब हैं, या फिर कुछ और फर्नीचर चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चाहिए, पंखे ख़राब हैं, या ब्लैक बोर्ड चाहिए, उन सब का ध्यान भी कौन रखेगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, तो ऐसे आप इन सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके भी लिख देंगे, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक तैयार हो जाएगा। पहले स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की ज़रूरत क्या है, फिर इसमें कैसे कैसे मेंबर्स हैं, ये 75% पेरेंट्स, जिसमें कि सारे टाइप्स के पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, 25% अदर मेंबर्स, वो हमने बता दिए, एक इलेक्टेड मेंबर होगा, एक टीचर होगा, एक लोकल एजुकेशनिस्ट होगा, और एक मजदूर होगा, कोई भी वर्कर होगा। और फिर हम उसके टास्क लिख देंगे, उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। चाहे लॉन्ग में आए चाहे शॉर्ट में आए, आपका स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है आंसर यहाँ पे पूरा हो गया। ये आपका यूनिट 3 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा चैनल पर।
ओके, आप तब तक इतना पढ़िए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। यूनिट 3 का नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा चैनल पर। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।